मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और घर की जिम्मेदारी संभाले हुए मुझे बस 2 ही दिन गुजरे थे। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे, बस मेरे जेठ थे जो मेरे पति से उम्र में काफी बड़े थे। मेरे पति बताते थे कि मेरा भाई उम्र में मुझसे 20 साल बड़ा है। मेरे जेठ मेरे पति के सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे। जब मेरे ससुर ने मेरे पति विहान की मां से शादी की थी, उस समय मेरे जेठ की उम्र 15 साल थी और फिर शादी के 5 साल मेरी सास ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। मेरे जेठ की पत्नी नहीं थी। अपने पति से मुझे पता चला कि हमारी शादी के 2 साल पहले ही उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर परलोक सिधार गई थी। आज उनकी उम्र 50 साल के लगभग थी। मेरे पति ने मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि मेरे भाई सिर्फ नाम के सौतेले हैं, वो मुझे सगे भाइयों की तरह प्यार करते हैं। मेरे भाई को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना, वरना वह गुस्से में पागल हो जाते हैं। मैं 2 दिन से देख रही थी, जब भी मेरे पति को उनके बड़े भाई साहब एक भी आवाज दे देते तो मेरे पति विहान की रंगत उड़ जाती थी, हवाइयां सी उड़ने लगती थी और वो फौरन से कमरे से निकलकर अपने भाई के पास चले जाता था। मेरे जेठ का घर में बड़ा ही रौब था, हर वक्त गुस्से में रहते थे और शादी के 1 हफ्ते में ही मैं उनका रौब अच्छे से पहचान गई थी। मेरी शादी को 8 दिन हो गए थे और घर की जिम्मेदारी को संभाले हुए तीसरा दिन था कि जब सुबह सुबह विहान ने मुझसे कहा कि आज हम समुद्र के किनारे जाएंगे और समुद्र की खूबसूरती एंजॉय करेंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उसी समय मेरे जेठ ने विहान को पुकारा था तो विहान फौरन से कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने जेठ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कह रहे थे कि पूरा 1 हफ्ता शादी के हंगामों में गुजर गया है। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए। अभी के अभी फैक्ट्री जाओ, सारी वर्कर्स के सर पर खड़े होकर काम करवाओ ताकि वह ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही घुस कर बैठे रहो। और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाले, यहाँ कोई दूसरी औरत नहीं है जो उसके नखरे उठाएगी। यह सुनकर मुझे गुस्सा आया था, क्योंकि शादी को 8 दिन हो पाए थे और मैंने घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभाल ली थी। लेकिन आज मैंने इसलिए खाना नहीं बनाया था क्योंकि मैं विहान के साथ घूमने जाने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जेठ के लिए भी बाहर से ही खाना पैक करा कर ले आऊंगी, जिस पर मेरे जेठ ने मेरे काम में कमियां निकालना शुरू कर दी थी। थोड़ी देर बाद बिहान कमरे में आया तो मुझे प्यार से समझने लगा कि भैया की बात का बुरा मत मानना, वो नेचर के सख्त है लेकिन उनका दिल बहुत ही अच्छा है। मैं इसी उलझन में रहती थी कि मेरे जेठ का मिजाज इतना खराब क्यों है, लेकिन आज तो उन्होंने जो शोर शराबा मचाया था, मैं और भी ज्यादा घबरा गई थी। बिहान जब कमरे में आया तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगा, संध्या माफी चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले और मौज मस्ती बाद में, हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कोई भी ऐतराज नहीं किया था। विहान तो अपने काम पर चला गया। मैं किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के नए दिनों में भी मैंने खाना बनाया और घर के सारे काम मुझे करने पड़े। मेरे जेठ ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था, यह कहते हुए कि अब बहू घर आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई भी कर ली थी और थक हार कर मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे जेठ ने मुझे आवाज दी। वह अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह साड़ी का पल्लू लिया हुआ था। साड़ी रेशमी थी, इसलिए जब अपने जेठ के कमरे में गई मैंने पूछा, जेठ जी आपको क्या चाहिए? मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से घूरा था, फिर बड़े अजीब से अंदाज में अपने सूखे होठों पर जवान फेरने लगे। कहने लगे, दूध दूध पीना है। यह सुनकर मुझे सबसे पहले अपने साड़ी के पल्लू का ख्याल आया था, क्योंकि साड़ी का पल्लू रेशमी था और वो कंधे से थोड़ा सा सरक गया था। मैंने फौरन से अपना साड़ी का पल्लू ठीक किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपनी जेठ के ये हरकत बड़ी अजीब लगी थी। जेठ तो बड़े भाई के समान ही होता है, और फिर मेरे जेठ की जो उम्र थी, उस उम्र में तो मेरे जेठ मेरे बाप के समान थे, और बाप कभी अपनी बेटियों को यूं अजीब सी नजरों से नहीं देखते। मैं फौरन किचन में आ गई। मेरा दिल धड़क रहा था, बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। फ्रिज खोलकर दूध का गिलास भरा और इस बार अच्छे से साड़ी को अपने आसपास लपेटकर अपने जेठ के कमरे में आ गई और साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले मैं कमरे से बाहर जाती, मेरे जेठ मुझसे कहने लगे, थोड़ी देर मेरे पास बैठकर मुझे भी बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है।
और मैं पूरा दिन अकेला बैठा बोर हो जाता हूँ। यह सुनकर मैं कुछ परेशान सी हो गई थी। जेठ अकेले ही रहते थे, इसलिए उनके कमरे में कोई ज्यादा खास सामान नहीं था। सिर्फ एक बेड था और एक अलमारी थी। बैठने के लिए अलग से कोई भी सोफा या कुर्सी नहीं थी, इसलिए मजबूरन मुझे बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वह मुझे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास मुंह को लगाया तो फौरन से पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध यह मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। यह कहते हुए फिर से उनकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे शरीर पर घूम गई थी। न जाने क्या था उनकी नजरों में कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीना उतर आया था, यहाँ तक कि पूरा शरीर भी पसीने से भीगने लगा था। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे जेठ बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे, लेकिन जब विहान घर में नहीं होते तो उनके बोलने का अंदाज बड़ा ही धीमा होता था। समझ नहीं आता था यह मेरे वही जेठ हैं जो 2 दिन से मेरे पति विहान को चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे और उन्हें डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर गर्म किया और गिलास में डालकर दोबारा जेठ के कमरे में आ गई। जैसे ही मैंने गिलास उनको देने के लिए आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट सा लगा था। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं बाहर जाने लगी तो बोले, अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें करो। तन्हाई का नाग तो अब और भी ज्यादा डसने लगा है। यह कहकर उन्होंने एक ठंडी आह भरी थी। मुझे उनकी बातें अजीब सी लगी थी और एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। मैं जल्दी से दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि मेरे जेठ बोले, कनक, शादी के दूसरे दिन जो तुमने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी तुम पर बड़ी ही जच रही थी। आज शाम को भी वही पहन लेना। जेठ के मुंह से यह बात सुनकर भी मुझे बहुत बुरा लगा था। अगर यह बात मुझसे विहान करता तो मुझे खुशी होती, ना कि मेरे जेठ को यह बात मुझसे करनी चाहिए थी। अब तो मेरे जेठ ने रोज ही यह नया तमाशा पकड़ लिया था। जब विहान ऑफिस चला जाता तो मेरे जेठ मुझे कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब नजरों से देखते रहते और मुझे देखकर अपने होठों पर जवान फेरने लगते। फिर कहते, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध दे दो। मैं दूध का गिलास देने जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते। कहते, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी। एक दिन मैंने कह दिया कि अगर आप घर में बोर होते हैं तो ऑफिस क्यों नहीं जाते। कहने लगे, भई अब विहान को पाल पोस कर बना कर दिया। जब मेरे माँ बाप खत्म हुए थे तो विहान को सिर्फ 5 साल का मेरे सहारे छोड़ गए थे। मैंने ही उसे पाल पोस कर जबान किया है। अब तो मेरे आराम के दिन है, उसे ही काम करने लेने दो। लेकिन मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि मुझे विहान से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वह तो अपने बड़े भाई को अपने बाप के समान मानता था, एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं सुन सकता था। हर समय भैया भैया कहकर उनके आगे पीछे घूमता रहता था। उनके सामने डर के मारे कांप जाता था। उस दिन मैं किचन में सारा काम कर रही थी कि मेरे जेठ अचानक से किचन में आ गए और फिर जो कुछ मेरे साथ किया। मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में भाग गई। कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया। बदहवासी मुझ पर इस तरह सवार थी कि मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। जब मैं किचन में काम कर रही थी और मेरे ससुर पीछे से आ गए, उन्होंने मेरी कमर पर हाथ फेर दिया। मैं विदक कर पीछे हुई तो वो मेरे और भी करीब हुए और मेरे गालों पर हाथ फेरने लगे। मैंने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं, पीछे हटे। कहने लगे, कितनी गर्मी है, तुम्हारे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैंने सोचा साफ कर दूं मैं धक्का देकर अपने कमरे में भाग आई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जेठ मेरे साथ यह हरकत भी कर सकते हैं। मेरी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी मैं विहान से बात जरूर करूंगी। उसे दिन मैंने कोई भी काम नहीं किया, पूरा दिन कमरे में बंद रही। कई बार मेरे जेठ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया था कि भूख लगी है, कुछ खाना दे दो, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला था। मेरी जगह कोई भी होता तो वह यही करती जो कुछ मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर से धड़धड़ाया गया था। विहान था। कहने लगा, कनक दरवाजा खोलो, यह क्या बदतमीजी है, क्यों तुम सुबह से दरवाजा बंद किए कमरे में बैठी हो। विहान की आवाज सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला दोनों भाई मुझे गुस्से से घूर रहे थे। विहान कहने लगा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है भैया सुबह से भूखे बैठे हुए हैं और तुमने उन्हें खाना तक नहीं दिया है। शुगर के मरीज है वह, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता।
मैंने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, भलाई इसी में है कि उनके लिए आप कोई और इंतजाम कर ले। मेरा यह कहना था कि विहान गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है। पीछे से मेरे जेठ भी कहने लगे, देख रहे हो तुम बिहान, अभी इस लड़की को हमारे घर में आए हुए 8 दिन भी नहीं हुए और इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था यह लड़कियां शादी बाद में करती हैं और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। उनका यह कहना था कि बिहान तो और भी गुस्से से आग बबूला हो गया। कहने लगा, अगर आगे से कोई भी ऐसी हरकत की तो डिवोर्स पेपर पकड़ा कर तुम्हें इस घर से चलता कर दूंगा। यह सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया था। मेरी पहले से 2 बहनें और थी और गरीबी में बड़ी मुश्किल से मेरे बाप ने दहेज इकट्ठा करके एक बेटी की शादी कर पाई थी। मेरी माँ भी विदाई के समय कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर मत आना, अपने पति और अपने जेठ की हर बात मानना, घर बसाने की कोशिश करना। तुम्हारा ससुराल कोई ज्यादा भरा पूरा नहीं है, ना सास है ना नंद है, तो तुम्हें अपनी ससुराल में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी एडजस्ट होने में। लेकिन मेरी माँ को क्या पता था कि मेरे जेठ ही सब पर भारी थे। मेरे जेठ जो चाहते थे मैं वह नहीं कर सकती थी। उनकी हरकतें और बेशर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस दिन बिहान जितना गुस्से में था, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। मुझे विश्वास था कि वह मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा और मुझे ही झूठ ठहरा दिया जाएगा। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया और जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे जेठ कहने लगे, बिहान इसको आखिरी बार समझा दो, अगर यह तब भी ना समझी तो मैं इसकी माँ से जाकर बात करूंगा या इसके बाप से कहूंगा कि संभाले अपनी बेटी। यह कहकर वह गुस्से से चले गए। मैंने एक गुस्सीली नजर अपने जेठ पर डाली थी। बिहान कहने लगे, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से ससुराल का बोझ है जो तुमसे संभाल नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो भाई है, ना माँ बाप है ना कोई बहन है। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां सपने सजाती है जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा, विहान अगर मेरे सास ससुर और मेरी ननद होते तो आज इन मुश्किलों से ना गुजरती जिनसे अब गुजर रही हूँ। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ऐसी कौन सी परेशानी पैदा कर दी मेरे भाई ने तुम्हारे सर पर? 2 टाइम की रोटी ही तो खिलानी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो मैं अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, ऑफिस से थका हारा आता हूँ और यह सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे घर में सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून करने के लिए की है, ना कि यह तमाशा देखने के लिए। मैंने कहा, विहान ऐसा करो, अपने भाई की शादी करवा दो। मेरा यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ विहान ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? यह उम्र है उनकी कोई शादी करने की, वह 50+ है। क्या मेरे भाई की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई है जो तुम्हें भारी लग रही है? मैंने कहा, बिहान तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। बिहान कहने लगा, यह समझने वाली बात है ही नहीं जो मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बात को समझूं। मेरे भाई की कोई उम्र है शादी करने की, शुगर और बीपी के मरीज हैं और तुम चाहती हो कि मैं इस उम्र में उनके लिए औरत तलाश करूं और उनकी शादी करवाऊं। अब मैं उन्हें क्या बताती कि उसका भाई अपने ही छोटे भाई की पत्नी पर गलत नजर रखे हुए है। मैंने कहा, आप उनकी शादी करवा दे, शादी होने के बाद मैं आपके भाई और उनकी पत्नी दोनों की जिम्मेदारी संभाल लूंगी। मेरी बात पर बिहान मुझे हैरत से देखने लगा, फिर कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं रही। जब तुम्हें मेरे बाप की 2 रोटियां पकाई नहीं जाती तो तुम उनकी पत्नी को कैसे संभालोगी? देखो यह घर, कारोबार, ऑफिस सब मेरे भाई के नाम पर है। अगर कोई उनकी पत्नी बनकर आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी और हम दोनों को धक्के मार कर निकाल देगी। और तुम तो भाई के गुस्से से अच्छी जानकार हो, जब वह गुस्से में आते हैं तो किसी की भी नहीं सुनते। मैं भी तो चुपचाप उनकी सुनता रहता हूँ। आज के बाद कभी भी भाई की दूसरी शादी का नाम मत लेना। यह कहकर बिहान कमरे से चला गया। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि अब आगे क्या करना है। मैं अपने जेठ की इस तरह की और हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मान्य के जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं, अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अगर मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था और फिर तलाक का ठप्पा लेकर माँ के घर बैठी होती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते न आते। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मैंने अपने साड़ी के पल्लू से साफ कर लिया था कि तभी मुझे विहान की आवाज आई। बिहान कहने लगा, कनक बाहर आओ जल।
दी से आमलेट और पराठे बनाकर दे दो, भैया को बाहर का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर आमलेट और पराठे बनाए और कमरे में आ गई। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन बिहान ने एक बार भी मुझे यह नहीं कहा कि तुम भी आकर खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। विहान की गिनती भी ऐसे ही मर्दों में होती थी। उस दिन के बाद मैं अपने होंठ सी लिए थे। विहान जब ऑफिस चला जाता तो मेरे जेठ मुझे आवाज देने लगते। मैं बड़ी मजबूरी और बेप्सी में उनके कमरे तक जाती थी। उस दिन भी यही हुआ। बिहान के जाते ही उन्होंने मुझे आवाज दी तो मैं उनके कमरे में चली गई। मुझे देखकर वह अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगे, कहने लगे, क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे भाई के सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारी खातिर वह मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर देगा। अपनी सोच बदल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने उसके पर अच्छी तरह काट रखे है, वह चाह कर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो। मैं इसीलिए तो किसी अमीर घराने की लड़की से अपने भाई की शादी नहीं की थी कि कहीं वह मेरे भाई को उड़ाकर ही ना ले जाए। इसीलिए तुम जैसी गरीब लड़की को लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं है कि वह तुम्हारा घर एक बार बसाने के बाद तुम्हें वापस अपने घर बिठा सके या तुम्हें कोई अलग घर दिला सके। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। वैसे मुझसे दोस्ती करके तुम फायदे में ही रहोगी। अब भी बिहान से ज्यादा जोश है मेरे अंदर। उनकी बात सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। एक नफरत भरी नजर से अपने जेठ को देखा था। कहने लगे, जाओ जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। यह शब्द मेरे अंदर आग लगा देते थे। मेरा जी चाहता कि पेट्रोल डालूं खुद पर और अपने आप को ही आग लगा लूं। यह जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैंने यह काम करना शुरू कर दिया था कि खाने पीने की चीजें अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर मैं फौरन कमरे से बाहर आ जाती थी। वह मुझे आवाज लगाते रह जाते, लेकिन मैं उनके पास नहीं बैठती थी और ना ही बात करती थी। ज्यादातर समय मैं अब अपने कमरे में गुजराने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई, मेरे जेठ ने विहान का भी लिहाज नहीं किया। रात को सब खाना खा रहे थे। मैंने अपने जेठ की फरमाइश पर सरसों का साग बनाया था, साथ ही लस्सी भी बनाई थी। मेरे जेठ कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। विहान यह सुनकर मुस्कुराने लगा और मुझे प्यार भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी खुशी महसूस नहीं हुई थी। फिर मेरे जेठ ने जेब से 5,000 रुपए निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। कहने लगे, यह तुम्हारे नाम, इसे रख लो। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोली, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। मेरा मना करना था कि विहान मुझे घूरने लगा। कहने लगा, भैया इतनी खुशी से दे रहे हैं तो इनकार क्यों कर रही हो, रख लो, पैसे ही तो हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। मैंने ना चाहते हुए वो पैसे ले लिए। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरे जेठ भी खड़े हो गए और मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले भी लगा लिया और मेरे माथे पर चुंबन भी दे दिया। और मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर बन गई थी। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए व्यवहार पर बहुत खुश हूँ, बहू ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। यह कहकर वह तो अपने कमरे में चले गए थे और मैं फटी फटी आंखों से विहान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। लेकिन मुझे यह सब कुछ बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा, यह तुम्हारे भाई का कौन सा तरीका था? भले ही वह मुझे अपनी बेटी समान समझते होंगे, लेकिन मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। और फिर कुछ रिश्तों का भी लिहाज कर लेते। मैं उनके छोटे भाई की पत्नी हूँ और वह मेरे जेठ हैं। उन्हें मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। उनका क्या हक बनता था कि वह मुझे अपने साथ लगाते? मेरी इस बात पर बिहान एकदम गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, तुम बहुत ही छोटी और घटिया सोच की मालिक हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया सोच रखती हो। मेरा भाई तुम्हें अपनी बेटी समान समझता है। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें जरा सा साथ लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके भाई के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर एतराज करने बैठ जाती हो। बिहान बहुत गुस्से में मगर धीरे शब्दों में बात कर रहा था। कहने लगा, शुक्र करो कि भैया ने यह बातें नहीं सुनी, वरना और भी मुसीबत आ जाती। फिर मेरी तरफ उंगली उठाकर मुझे वार्निंग करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कनक, अपना व्यवहार भैया से ठीक रखो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, बिहान मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या फिर अपने भाई की शादी करवा दो।
यह कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर डोर बेल बजी थी, फिर बाहर शोर की आवाज भी आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला बिहान का जुड़वा भाई था। वह अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था और वापस आ चुका है, वह भी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी कर ली थी। मेरे जेठ उससे नाराज थी, इसलिए उसे घर आने की अनुमति नहीं दी थी। उन दोनों पति पत्नी को देखकर सब हैरान थे। मेरे जेठ भी गुस्से में खड़े थे, कहने लगे अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर इसे यहाँ वापस क्यों लाए हो, वही रहते। मेरा देवरा हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। फिर बिहान ने भी कहा कि भैया जाने दे, जो होना था वह हो चुका है, सुमित को गले लगा ले और उसे माफ कर दे। खैर अब मेरी देवरानी आ चुकी थी। काफी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि अब मैं घर में अकेली नहीं होंगी। बातूनी टाइप की लड़की थी, जल्दी ही मेरे साथ घुल मिल गई थी। सुमित ने विहान के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। अब मेरे जेठ की का ध्यान मुझसे हटकर मेरी देवरानी की तरफ लग गया था। एक रात खाने के बीच कहने लगे अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। अनीता भी खुशी खुशी सारे काम करने के लिए तैयार हो गई। कहने लगी ठीक है, आपको जो भी चाहिए मुझसे मांगा करें। एक बार अनीता जब जेठ के कमरे से बाहर आई तो बड़ी डरी हुई थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी वह किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ अनीता, तो कहने लगी मुझे हमारे जेठ की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। अजीब नजरों से देखते हैं, अजीब अर्थपूर्ण बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। फिर कहने लगी मैं तो सुमित से बात करूंगी। सुमित कहते थे कि उनके भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे तो यह किसी भी एंगल से अच्छे नहीं लगते। कभी अपने आप उठकर मेरे करीब आ जाते हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कभी मुझे गले लगा लेते हैं। मुझे यह सब हरकतें अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा कि यह दोनों भाई कभी भी अपने भाई की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर चुकी थी, लेकिन बिहान ने मेरी कभी नहीं सुनी। अनीता कहने लगी लेकिन मैं तो सुमित से साफ कह दूंगी, अगर तुम्हारे भाई ने यही व्यवहार रखा तो मैं अलग घर में रहूंगी। मुझे इस घर में इस आदमी के साथ नहीं रहना। और फिर वही हुआ था जिसका डर था। सुमित ने भी एक हंगामा खड़ा कर दिया, जो अब से पहले विहान ने खड़ा किया था। सुमित कहने लगा कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ विदेश में रह रहा था, अब 4 दिन के लिए तुम मेरे घर आई हो तो तुम्हें भाई के साथ रहना गवारा नहीं है। तुम उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। यह क्या नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। लेकिन अनीता अपनी बात पर डटी रही, कहने लगी मुझे तलाक दे दो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बिहान जब कमरे में आया तो काफी चुपचाप सा था। मैंने कहा कि बिहान अब भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी। जो दिक्कत मुझे तुम्हारे भाई से थी वही अनीता को भी है। इसका मतलब कहीं ना हारा भाई गलत है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक पत्नी की जरूरत है। बेशक उनकी उम्र 50 साल की है, लेकिन आपको चाहिए था कि अपनी भाभी के मरने के बाद कुछ समय बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब विहान की अकल में आई थी। एक बार उन्होंने अपने भाई से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वह नाराज हुए, कहने लगे मैं इस उम्र में शादी करूंगा, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या। बिहान ने कहा एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा दे देंगे तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। वह औरत भी उम्र में 40 साल के लगभग है और अपने भाइयों की रहमो करम पर बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है। पहले तो मेरे जेठ ने नखरे दिखाए, लेकिन 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। और कुछ ही दिन में मेरे ससुर की शादी हो गई। लेकिन विहान और सुमित ने शादी से पहले एक शर्त रख दी कि भैया जितनी भी जायदाद है वह हम तीनों भाई आपस में बांट लेते हैं, जिससे कि कल को कोई दिक्कत ना हो। शादी के नाम से मेरे जेठ बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा बांटने में कोई ना नुकर नहीं की थी। तीनों की अपनी अपनी जायदाद अलग अलग हो चुकी थी और शादी के बाद बिहान सुमित में और अनीता एक अलग घर में रहने लगे थे और मेरे जेठ को पुराने घर में ही छोड़ दिया था। इस बात पर मेरे जेठ ने एतराज भी किया था, लेकिन विहान और सुमित को अपने भाई की असलियत पता चल गई थी और वह नहीं चाहते थे कि कल को कोई ऊंच नीच हो जाए। इज्जत अगर एक बार चली जाए तो फिर वापस नहीं आती, और जो आदमी नियत का खराब है वह कभी नहीं सुधरता। विहान मुझसे कहते थे तुमने ठीक किया, भाई को एक पत्नी की ही जरूरत थी। मेरी नई जेठानी मेरे जेठ का बहुत ख्याल रखती थी। कभी कभी हम उनसे मिलने जाते तो अब हमारे जेठ की नजरें भी हम पर बेशर्मी से नहीं उठती थी। हमारे समाज में यह चीज आम हो गई है कि अगर बाप या भाई की उम्र ज्यादा हो जाए तो सब लोग यही समझ लेते हैं
कि इनकी तो शादी की उम्र निकल चुकी है, अभी ये इस उम्र में आकर शादी करके क्या करेंगे, बल्कि हमारी इज्जत की अर्थ ही निकल जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनकी इस गलती की सजा घर में आने वाली नई बहू को झेलना पड़ सकती है, जैसा कि मैंने और अनीता ने झेला था।